हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और स्टूडेंट्स आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए का पार्ट टू अपने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो एक बार उनको देख लेना, तभी आप आगे बढ़ना। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्लस ये दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कैश रेशो और कैश फ्लो रेशो, ठीक है। ये अपने दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। आज अपन स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए चल रहा है अपना, और आज जो टॉपिक रहेगा क्लास के अंदर वो रहेगा लीवरेज, ठीक है। तो लीवरेज अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन लीवरेज डिस्कस करने से पहले अपन को कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर का। स्टूडेंट्स आज की क्लास जो है वो बहुत आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। करीबन इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि डेप्ट कोई कंपनी क्यों इशू करती है, कोई कंपनी इक्विटी क्यों इशू करती है, जानेंगे उसको कि कंपनी को डेप्ट इशू करने से क्या फायदा होता है, इक्विटी इशू करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है दोनों से, और जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है, क्या वो डेप्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है। इन सब बातों को अपन समझेंगे। ये जो लेक्चर रहेगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आगे बेस बनाएगा, ठीक है। तो इस बेसिक्स को आपको बहुत समझना पड़ेगा, और ये लेक्चर जो है काफ़ी सारे लेक्चर्स में आगे बेस बनेगा आपके। कम से कम आप मान के चलिए लीवरेज में भी काम आएगा ये टॉपिक अपना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी ये काम आएगा, डिविडेंड पॉलिसी अगर अपन डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं पूरी की पूरी सेम टू सेम, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ठीक है। तो अपन को ये पता है कि कंपनीज का काम क्या होता है। कंपनीज का काम होता है कि इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करती है, किसी भी जगह से सोर्सिंग करती है, ठीक है। सोर्सिंग ऑफ फंड्स होती है, और सोर्सिंग कितने तरीके से हो सकती है, या तो डेप्ट से हो सकती है या इक्विटी से हो सकती है। अगर आप पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बात करो तो पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेन डिसीजन होता है कि सोर्सिंग कहाँ कैसे करें, फंड्स की सोर्सिंग डेप्ट से करी जाए कि इक्विटी से करी जाए। दूसरा मेन डिसीजन होता है कि इन्वेस्टिंग कहाँ पे हो, कि कंपनी जो फंड्स लेके आई है उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। और तीसरा डिसीजन होता है कि जब कंपनी इन्वेस्ट करके कुछ अर्न करेगी तो उसको इन लोगों को बांटना पड़ेगा, है ना। तो अगला जो होता है डिसीजन उसे कहते हैं डिविडेंड डिसीजंस। तो 3 डिसीजंस होते हैं, पहला कि कहाँ से सोर्सिंग करी जाए, दूसरा कहाँ पे इन्वेस्ट करा जाए, और तीसरा डिविडेंड कैसे पे करा जाए। अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोर्सिंग ऑफ फंड्स पे, ठीक है। उस पर अपन जोर देंगे कि डेप्ट के इक्विटी। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि डेप्ट और इक्विटी जो है वो बेसिकली क्या होता है। ये दोनों लाइबिलिटीज होती हैं, ये आपको पता है। इक्विटी ओनर्स फंड है और डेप्ट तो आउटसाइडर फंड है, लेकिन दोनों लाइबिलिटीज है, और ये हमेशा दोनों किसके इक्वल होती है, असेट के इक्वल होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में एक असेट है, तो अपन ने असेट या तो खुद के पैसे से खरीदी होगी या लोन लेके खरीदी होगी, यही हो सकता है। भाई आपके पास 100 की एसेट है, 100 की एसेट हो सकता है कि आपने 40 रुपए लोन लेके खरीदा हो और 60 का अपने का खुद का पैसा है, यही होता है। अब डेप्ट और इक्विटी, कंपनी मान लो किसी को 100 करोड़ रेस करने हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप 100 करोड़ आपकी कंपनी है, ठीक है, या आप किसी कंपनी में मेजर फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ठीक है, और आपसे कंपनी पूछ रही है कि बताओ कि डेप्ट से इशू करें, डेप्ट से रेस करें 100 करोड़ कि इक्विटी से रेस करा जाए, तो आप इसका क्या आंसर देंगे, सोचिए आप एक बार। हाँ तो बताइए भाई, डेप्ट कब इशू करना चाहेंगे आप और इक्विटी कब इशू करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको। तो देखो डेप्ट जो होता है और इक्विटी जो है, इनमें 3 बातें आप कंसीडर करेंगे कभी भी कोई कंपनी अगर आपको बोले कि डेप्ट इशू करना चाहिए कि इक्विटी इशू करना चाहिए। सबसे पहली बात तो रहती है रिस्क, दूसरी बात रहती है कॉस्ट, और तीसरी बात रहती है कंट्रोल। तो मतलब आप इसका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए RCC। लेकिन इस शॉर्ट फॉर्म से ज्यादा अपन को इनके अंदर को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताइए रिस्क किस केस में ज्यादा होगा,
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो आप, ध्यान रखना है ना, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको जो बताए वो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने, ना कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने हैं। ठीक है, तो रिस्क किस केस में ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है डेब्ट के केस में, मतलब डिवेंचर्स के केस में। किस बात का रिस्क है, मैं आपको बताता हूं किस बात का रिस्क है। अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाई, अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाई, तो बताओ क्या होगा, फिर कंपनी जो है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है आपको, तो अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है, मतलब ऐसी कंपनी इंसॉल्वेंट भी बन सकती है। सॉल्वेंट कंपनी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट मतलब क्या होता है। सॉल्वेंसी मतलब या सॉल्वेंट मतलब जब आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होता है, सॉल्वेंसी उसका जस्ट अपोजिट होता है। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए टर्म यूज करा जाता है। अगर किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है तो उसे अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म असेट्स है वो ज्यादा है कंपनी की लाइबिलिटीज से, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, प्लस दूसरी बात, कंपनी जो है अपने डेब्ट्स का टाइम टू टाइम रीपेमेंट करती है, तो ऐसी कंपनीज को भी अपन सॉल्वेंट कहते हैं। केवल कंपनीज का असेट ज्यादा है लाइबिलिटीज से तो जरूरी नहीं वो सॉल्वेंट है, अगर वो डेब्ट का या फिर अपने इंटरेस्ट का टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पा रही तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और डेब्ट और इंटरेस्ट वगैरह इन सब का पेमेंट कहां से करती है कंपनी, अपने प्रॉफिट से, तो हमेशा प्रॉफिट इतने होने चाहिए कि इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाए। तो वापस से अपन देखते हैं कि पहली बात क्या थी, रिस्क। रिस्क किस केस में ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखिए डेब्ट के केस में ज्यादा होता है। रिस्क किस बात का है कि अगर लोन का रीपेमेंट, क्योंकि लोन आपको पता है कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, फिक्स पेमेंट होता है, शेड्यूल फिक्स होता है ऑलरेडी, बैंक वगैरह से लोन लेते हैं अपन, तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ब्याज का मीटर हमेशा चलता रहता है। आप देख सकते हैं कोई भी क्राइसिस आ जाए, ठीक है, बिजनेस चाहे कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो, उसको सबसे बड़ी टेंशन किसकी होती है, जो आप उसने लोन ले रखे हैं उस पर हमेशा इंटरेस्ट चलता ही रहता है। ठीक है, अभी कोरोना का टाइम है, तो कोरोना क्राइसिस में भी आप देख सकते हैं कि कई फर्म्स बड़ी बड़ी जिन्होंने लोन ले रखा है, डेब्ट ले रखा है, उनको सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि यार इंटरेस्ट जो है चल रहा है। इवन आप लोगों को, अगर आपने आपकी फैमिली के अंदर कोई चीज आपने ईएमआई पे ले रखी है, तो हो सकता है कि इनकम के रास्ते बंद हो गए हो लेकिन ईएमआई अभी भी चालू हो, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती है। तो रिस्क किस केस में ज्यादा होता है बताओ, डेब्ट के केस में रिस्क ज्यादा होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए तो डेब्ट इशू करने चाहिए कि इक्विटी, तो आप क्या बोलोगे कि सर डेब्ट इशू करने में कंपनी को क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या इक्विटी इशू करने में सर रिस्क नहीं है क्या, नहीं, इक्विटी के अंदर कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनीज को तभी पे करना पड़ता है इक्विटी को डिविडेंड जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो। पहली बात तो इक्विटी पे डिविडेंड देना कंपलसरी है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इक्विटी पे अगर कंपनी डिविडेंड देना भी चाहती है तो तभी देगी जब वो प्रॉफिट में है। लेकिन आप याद करो कि जो डेब्ट होगा वो इतना बुरा होता है कि अगर आपके पास लॉसेज हैं तो भी आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी चलती रहती है। ठीक है, ब्याज का मीटर आपका घूमता रहेगा और ब्याज आप पे लगता रहेगा। तो रिस्क हमेशा किधर ज्यादा होता है बताओ, डेब्ट के केस में ज्यादा होता है, बट इक्विटी के केस में नहीं होता, क्योंकि इक्विटी के केस में पहली बात तो डिविडेंड देना जरूरी नहीं होता, दूसरी बात अगर प्रॉफिट नहीं है तब तो डिविडेंड देने की बात ही नहीं होगी। ठीक है, प्लस आप ये देखिए जो डेब्ट होता है उसका ना केवल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी आपको टाइमली रीपेमेंट करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए इक्विटी, इक्विटी का कभी भी रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता। इक्विटी का रिडम्पशन कब हो सकता है, जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी। ठीक है, और तब भी बेचारों को पता नहीं पैसा मिले या नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का, ठीक है, कंपनी जब बंद होती है तो सबसे पहले बाहर वालों को पेमेंट मिलता है, और डेब्ट बाहर वाले होते हैं तो पहले इनको पेमेंट मिल जाता है, और अगर उसके बाद पेमेंट कुछ बचता है तब जाके इक्विटी को पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो इक्विटी
के अंदर, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आप, परसेप्शन से, तो इक्विटी इशू करते समय कंपनी को रिस्क नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि 100 करोड़ रुपीज इशू करने हैं, ठीक है, कंपनी को, तो डेप्ट से इशू करे जाएंगे इक्विटी से, तो आपका भी आंसर आ रहा होगा कि सर डेप्ट खराब है, इक्विटी ठीक है। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी अपन को ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है, अभी आप पहला पॉइंट ही समझ रहे हैं अभी रिस्क वाला, कि रिस्क ऑन डेप्ट इज हाई बिकॉज इफ नो वन रीपे देन, अगर नहीं रीपे कर पाए आप तो देखो ये डेप्ट का बर्डन आपके शरीर पे है। ठीक है, और फिर जैसे ये विजय माल्या भाग रहा है, ठीक है, तो ये भागता भागता और इंग्लैंड पहुंच सकते हैं ये लोग, नीरव मोदी, ठीक है, विजय माल्या, और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, डेप्ट ने बहुत लोगों को परेशान किया है, जेट एयरवेज है, इंडियन एयरलाइंस, सॉरी एयर इंडिया है। ठीक है, अभी अपन ने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था जो थॉमस कुक है, इवन लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस डेप्ट की वजह से था। ठीक है, तो रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है किस केस में, डेप्ट के केस में। अगर कंपनी नहीं रीपे कर पाती तो फिर बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है। ठीक है, इवन कंपनी को इंसॉल्वेंसी के लिए भी अप्लाई करना, मतलब बैंकरप्सी के लिए भी अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, रिस्क किस केस में जाता है, डेप्ट के केस में जाता है। दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कॉस्ट। अब आप बताइए कोई कंपनी 100 करोड़ इशू करना चाहती है, तो वो डेप्ट से इशू करे या इक्विटी से, तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कॉस्ट कंपनी के किस केस में ज्यादा है। पहले तो कॉस्ट का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। देखिए जब भी कोई कंपनी कहीं से भी या कोई भी पर्सन कहीं से भी पैसा रेज करता है तो उसकी एक कॉस्ट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने एक चैप्टर भी है पूरा का पूरा, तो कॉस्ट बड़ा टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो लगती है, चाहे डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करें तो वो भी कॉस्ट है, इक्विटी पे डिविडेंड पे करें तो वो भी एक तरह की सी कॉस्ट है। समझ में आया? डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना भी कॉस्ट होती है और इक्विटी पे डिविडेंड पे करना भी कॉस्ट होती है, और इन दोनों को क्या कहते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब जो कॉस्ट होती है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डेप्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्ट की ज्यादा है कि इक्विटी की ज्यादा है। मतलब कंपनी को देखो, कंपनी को डेप्ट पे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है कि इक्विटी पे डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ता है, दोनों में से कौन ज्यादा भारी है? तो इसका आंसर है इक्विटी, और इसीलिए कंपनी थोड़ा सा इक्विटी इशू करने में झिझकती है। जबकि आप देखो रिस्क किस केस में ज्यादा था, रिस्क डेप्ट में ज्यादा था, तो डेप्ट इज मोर रिस्की, लेकिन जो कॉस्ट आती है वो किस केस में ज्यादा आती है, इक्विटी के केस में ज्यादा आती है। इसका मीनिंग क्या है, इक्विटी के केस में कॉस्ट आने का मीनिंग क्या है? देखो पहली बात तो जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होती है वैसे तो वो इंटरेस्ट होती है, लेकिन उसे अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, केडी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है जनरली डिविडेंड होता है, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केई। ये टेक्निकल नाम है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मोरल आउटरेज रिक्वायर नहीं है कि भाई इसका कॉस्ट के से नाम क्यों है, सी से क्यों नहीं है, सी डी क्यों नहीं लिखा और सी क्यों नहीं लिखा, तो आपको जो है वो यही पढ़ना है। ठीक है ना, तो अपन को स्टार्टिंग से यही है तो अपन इसमें चेंज नहीं करेंगे ना। ठीक है, जो है वो यही है और इसमें अपन को कोई दिक्कत भी नहीं, कोई बड़ी बात भी नहीं है ना। तो के डी और के ई, तो मैंने क्या बताया आपको, हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है, तो हमेशा आप क्या बोलेंगे, के ई इज मोर देन के डी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो सर ये तो रटने वाली बात होगी, नहीं रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया रिस्क, सेकंड पॉइंट हो गया क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर या हाई, के ई इज ग्रेटर देन के डी। ठीक है, अब इसके दो कारण होते हैं, दो रीजंस होते हैं, वो अपन समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा 100% है, और इससे आपके 50 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये श्योरिटी है। पार्ट 1 में भी लगते हैं ये कॉन्सेप्ट, पार्ट 2 में भी लगते हैं, तो आपको पढ़ने हैं, एक बार पढ़िए खत्म करिए, अगर नहीं समझ में आया तो 3-4 बार रिवीजन करिए, समझ में आ जाएगा, रटने की कोशिश तो करना मत। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये क्यों है? देखो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो
एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर इज वेरी हाई। वेरी हाई मतलब माउंट एवरेस्ट, ये मैंने माउंट एवरेस्ट की पिक्चर ली है, ठीक है। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है उसकी तरह हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसी आपको, ठीक है, आपको पता है जैसे वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट जो पीक है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय की। कितनी हाइट है इसकी, 8848 मीटर्स। पता है क्या आपको ये बात? कोई बात नहीं, नहीं पता हो तो नेपाल के अंदर है, ठीक है, मतलब 8.8 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हो, ठीक है, इतनी है। क्या इसके बराबर कोई है क्या हाइट किसी माउंटेन की? इसके बराबर नहीं है। फिर सेकंड थर्ड नंबर पे कई सारी हैं, वो अपन को नहीं डिस्कस करना है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर बहुत हाई होती है। सर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर क्यों हाई होती है? याद करिए पीछे, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये देखिए कि अगर कंपनी जो है जैसे रिस्क है, रिस्क कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए क्या रिस्की है? क्या डेप्ट ज्यादा रिस्की है, क्या इक्विटी ज्यादा रिस्की है? आंसर दो इसका। कि अगर कंपनी डेप्ट ज्यादा रिस्की होते हैं, इक्विटी? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्ट ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि डेप्ट का रीपेमेंट करना ही होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए। लेकिन आप ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और सपोज करिए जो शेयर होल्डर है, ऑब्वियसली बात है इसने शेयर खरीद रखे हैं, मतलब इक्विटी परचेज कर रखी है किसी कंपनी की, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, अब कंपनी मान लो जो है इक्विटी पे डिविडेंड नहीं पे कर पा रही, ठीक है, और कंपनी ने डेप्ट भी ले रखे थे, और कंपनी डेप्ट भी पे नहीं कर पाई, ठीक है। फाइनली कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, कंपनी खत्म हो गई, ठीक है। और कंपनी खत्म हुई तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है किसको पेमेंट किया होगा? कंपनी ने डेप्ट को पेमेंट किया होगा, है ना। लेकिन जो डेप्ट को पेमेंट था वो बहुत ज्यादा था, और कंपनी की एसेट कम थी, ठीक है, एसेट की वैल्यू कम थी, तो कुल मिला के इक्विटी जो शेयर होल्डर्स थे उनको पेमेंट पहुंचा ही नहीं, तो ये बेचारा इसको कुछ पेमेंट मिल ही नहीं पाया वापस जो इसने लगाया था स्टार्टिंग में। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, क्या बोला आपको? कि आप ये देखिए कि रिस्क जो होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेप्ट में ज्यादा होता है, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रिस्क किस केस में ज्यादा है? इक्विटी में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसकी जो पैसा उसने लगाया है वो वापस कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। इवन जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो जरूरी नहीं तब भी पैसा इक्विटी शेयरहोल्डर को उसका वापस मिले, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी जो है वो लॉसेस में जा रही थी और उसकी एसेट्स तो थी कम और डेप्ट थे ज्यादा, और जो पैसा था एसेट्स बेचने से आया वो डेप्ट के पास ही रह गया, डेप्ट को रीपे करने में चला गया और इक्विटी के पास कुछ बचा ही नहीं। मतलब ये है बेचारा रिस्क की पोजीशन में। ये जो पर्सन इन्वेस्ट करता है ना, जब शेयर खरीदता है तो ये सब सोच के चलता है कि मुझे हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, और मेरा पैसा बहुत अनसिक्योर्ड है कंपनी के अंदर, तो ही इज टेकिंग मोर रिस्क। जब ये बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, ठीक है, और आप इसके कंपैरिजन में किसी डिबेंचर होल्डर को सोच के चलिए, ये शेयर होल्डर है अपना, ठीक है, और दूसरा पर्सन है डिबेंचर होल्डर। ये बहुत खुश है। ये बहुत खुश क्यों है? क्योंकि इसको पता है कि इसका पैसा सिक्योर्ड है, कंपनी इसका पैसा लौटाएगी लौटाएगी, है ना, इसका पैसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर जो है वो बहुत दुखी है, क्योंकि इसको पता है कि इसको रिस्क लेना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो पर्सन रिस्क लेता है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बिकॉज ही इज टेकिंग मोर रिस्क, ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी क्या हो जाएगी बताओ? हाई हो जाएगी। तो आपने सुना होगा मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेकिन वो गलत होता है, मोर रिस्क मोर एक्सपेक्टेशन सही होता है। समझ में आया क्या आपको? जो पर्सन रिस्क ज्यादा लेता है उसकी एक्सपेक्टेशन भी कंपनी से बढ़ जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो पर्सन रिस्क ज्यादा ले रहा है उसे रिटर्न ज्यादा मिले, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, और वो पर्सन बिजनेस कर रहा है स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठा है, ठीक है, दिन भर कॉपी पेन वगैरह बेचता है। लेकिन कोई दूसरा पर्सन है, वो मान लो जो है चोरी छुपे ड्रग्स बेच रहा है। इन दोनों में से बताओ रिस्क कौन उठा रहा है? ये ड्रग्स बेचने वाला उठा रहा है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जरूरी नहीं है इसको रिटर्न ज्यादा मिले। हो सकता है इसका कारोबार एक दिन खत्म हो जाए, पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाए, पुलिस वालों ने पकड़ लिया इसको। समझ में आ गई मेरी बात आपको?
तो जो शेयर होल्डर होता है वो रिस्क ज्यादा लेता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है। और डिबेंचर होल्डर होता है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता, तो इसलिए कंपनी उसे केवल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। अब ध्यान सुनो, अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी तो ये जो शेयर होल्डर है ना, ये जो शेयर होल्डर है, ये इसकी लालच बढ़ती रहेगी, है ना। ये सोचेगा मुझे और रिटर्न मिले और रिटर्न मिले और रिटर्न मिले, क्योंकि कंपनी अच्छा कमा रही है। लेकिन डिबेंचर होल्डर बेचारा कुछ नहीं सोच पाएगा, तब डिबेंचर होल्डर बेचारा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर मान लो ज्यादा भी कमा रही है तो डिबेंचर होल्डर फिर ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। डिबेंचर होल्डर को तो एक फिक्स पेमेंट ही डिमांड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो क्या बात आनी चाहिए आपको समझ में? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कंपनी से। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि दे आर टेकिंग मोर रिस्क। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर क्या? किससे ज्यादा होती है एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है डिबेंचर होल्डर से। मतलब ये लोग ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से? पहला रीजन तो ये हो गया क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो कंपनी से डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा करेंगे तो अपने आप इनको कुछ ना कुछ रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है कि डिबेंचर पे कंपनी क्या पे करती है? डिबेंचर पे कंपनी पे कर रही है इंटरेस्ट। इक्विटी पे क्या पे करती है? डिविडेंड। मुझे बताइए, कंपनी के लिए जो है टैक्स में डिडक्शन किस चीज की मिलती है? इनकम टैक्स में किस चीज की छूट मिलती है, डिडक्शन मिल जाती है? सर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर माना जाता है और उसको आप P&L में डेबिट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने डेबिट कर सकते हो, मतलब इनकम स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। लेकिन डिविडेंड जो है वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, और वो जाता किसको है? ओनर्स को ही जाता है। तो इनकम टैक्स वाले इसकी कोई डिडक्शन नहीं देते, तो इसको P&L में आप डेबिट नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट इक्विटी से कम होता है। अगर आपको जो सेक्शन सॉरी पार्ट 1 है उसके सेक्शन 1 के लेक्चर्स अगर कुछ आइडिया हो, आपने पढ़े हो, तो डायरेक्ट जो डिविडेंड होता है वो इक्विटी में से कम होता है। तो सर इस बात का इफेक्ट क्या होगा? इस बात का ये इफेक्ट होगा, अगर मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट है, हर साल कंपनी मान लो 200 करोड़ कमाती है, ठीक है, और कंपनी इंटरेस्ट जो पे कर रही है डिवेंचर्स पे वो 10 करोड़ पे कर रही है, या 50 करोड़ मान लो एक बार, तो कंपनी को पता है टैक्स कितने प्रॉफिट पे देना पड़ेगा? 150 करोड़ पे देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? कंपनी का टैक्स कम लगेगा ज्यादा लगेगा? बताना जरा। कम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, 150 करोड़ पे टैक्स लगेगा। वरना नॉर्मली कंपनी कितने पे टैक्स देती? 200 करोड़ पे। तो बताओ, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स की लाइबिलिटी कम हुई या नहीं हुई कंपनी की? इंटरेस्ट है तभी तो टैक्स कम लगा। तब टैक्स कितने पे लग रहा है? 150 करोड़ पे लग रहा है। लेकिन मान लो कंपनी है ना, कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ है और कंपनी डिविडेंड बांट रही है 50 करोड़ का। इंटरेस्ट है नहीं कंपनी के पास, कंपनी ने डिवेंचर इशू नहीं कर रखे, और कंपनी केवल डिविडेंड पे कर रही है 50 करोड़ का। तो बताओ जरा, ये 150 करोड़ पे टैक्स दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। कंपनी को फिर भी कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? पूरे 200 करोड़ पे। तो आपको एक बात समझ में आई? चाहे इंटरेस्ट पे करो चाहे डिविडेंड पे करो, कंपनी के पास से तो कैश चला गया। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इंटरेस्ट पे करेंगे तो जो 50 करोड़ का इंटरेस्ट गया है उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, 150 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं कि इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल गई आपको, और आपको जो प्रॉफिट है उस पर कम टैक्स देना पड़ा। लेकिन अगर यही डिविडेंड है और कंपनी डिविडेंड पे कराए तो कंपनी को इस केस में इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलती, कोई डिडक्शन नहीं मिलती, और इनकम टैक्स पूरे 200 करोड़ पे देना पड़ता है। तो बताओ नुकसान हो गया नहीं हुआ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो अगर बताओ, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा डीप है, देखो ये डेप्थ वाली चीजें हैं, बिल्कुल है डेप्थ वाली चीजें, और ये बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस लेक्चर के अंदर ये काउंट नहीं कर रहा कि भाई ये लेक्चर कितना बड़ा बनेगा, चाहे ये लेक्चर पौन घंटे का बने या 45 मिनट्स का या 60 मिनट्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये समझ में आनी चाहिए, चीज बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना। ठीक है, इसको मैं ऐसे छोड़ ही नहीं सकता, और आपको भी इस लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए। अब देखो,
आप समझो, मान लो कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट लग रही है 30% की लग रही है। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी के ऊपर 30% की टैक्स रेट लग रही है, ठीक है। और ये फर्स्ट सिचुएशन मान लेते हैं, ये सेकंड सिचुएशन मान लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट केस या सेकंड केस ऐसे मान लो आप। अब फर्स्ट केस में देखा जाए तो जो कंपनी है वो 150 करोड़ पे टैक्स देगी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो टैक्स डिडक्टेबल हो गया। तो 150 करोड़ पे 30% टैक्स कितना हुआ? 150 करोड़ पे 30% टैक्स, 150 करोड़ का 30% होता है कितना? 45 करोड़, ठीक है। मतलब इस कंपनी को जो टैक्स देना है वो 45 करोड़ देना है, ठीक है। रहने दो, इधर नहीं लिख रहा मैं, इधर ही लिख देता हूँ। 45 करोड़ का टैक्स देना है। अच्छा, इस कंपनी को कितना टैक्स, इस केस में कितना टैक्स देना है सिचुएशन सेकंड के अंदर? तो 200 करोड़ का 30% कितना होता है? 60 करोड़, क्योंकि डिविडेंड बांटा है तो डिविडेंड के अंदर तो कोई छूट ही नहीं मिलेगी, है ना, कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है, तो पूरे 200 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो बताओ कौन सी कंपनी फायदे में हुई? वो कंपनी फायदे में हुई जिसने इंटरेस्ट पे करा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या हुआ? टैक्स डिडक्टेबल हो गया। और अब बताओ इन दोनों केस में, इन दोनों सिचुएशन में कितने का बेनिफिट हुआ कंपनी को? 15 करोड़ का। मतलब सेकंड सिचुएशन में कंपनी को 60 करोड़ का टैक्स देना पड़ा, फर्स्ट सिचुएशन में कंपनी को 45 करोड़ का टैक्स देना पड़ा। और कंपनी के जो है फर्स्ट सिचुएशन में बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कंपनी का 15 करोड़ जो है टैक्स सेव हो गया। अब पता है ये 15 करोड़ कैसे आ रहा है? आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कंपनी का इसलिए निकल रहा है 50 करोड़ का जो टैक्स है, 50 करोड़ का जो इंटरेस्ट है, सॉरी 50 करोड़ का जो इंटरेस्ट है उस पर आप डायरेक्ट 30% निकाल लो तो ये 15 करोड़ ही आएगा ना। समझ में? 50 करोड़ का जो इंटरेस्ट है आप उस पर डायरेक्ट 30% निकालोगे तो ये 15 करोड़ ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये टैक्स बेनिफिट होता है। तो पता है कंपनी को एक तरीके से इंटरेस्ट नेट कितने का पड़ा? 50 करोड़ का तो उसने इंटरेस्ट रियल में दिया है, लेकिन 15 करोड़ का उसको टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो नेट इंटरेस्ट की जो कॉस्ट पड़ी कंपनी को वो 35 करोड़ पड़ी। मतलब ये तो इंटरेस्ट था बिफोर टैक्स, ये इंटरेस्ट 50 करोड़ का क्या था? बिफोर टैक्स नॉर्मल इंटरेस्ट था। और कंपनी को टैक्स बेनिफिट कितना मिल गया उसकी वजह से? 15 करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिल गया। और ये जो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आया वो कितना आया? 35 करोड़ आया। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आया वो कितना आया? 35 करोड़ आ गया। तो होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट की वजह से कंपनी को क्या मिलता है? टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तभी तो आपने देखा होगा कई बार, अगर आप थोड़ा सा जानते हो ये इन चैप्टर्स के बारे में, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, तो इंटरेस्ट जो होता है ऐसे लिखा जाता है, पहले बिफोर टैक्स लिखते हैं, फिर उसको 1 माइनस टैक्स रेट कर देते हैं, तो फिर कहा जाता है इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। या मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपने थोड़ा और पढ़ा हो तो पहले लिखते हैं केडी बिफोर टैक्स, मतलब कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ठीक है, और उसमें से 1 माइनस टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? केडी आफ्टर टैक्स। ठीक इसी तरीके से जैसे अपन ने अभी इंटरेस्ट कितना लिखा था? 50 करोड़ का इंटरेस्ट था और कंपनी का टैक्स रेट कितना था? 30%। तो पता है कंपनी को जो इंटरेस्ट टैक्स काटने के बाद कितना पड़ रहा था? वो पड़ रहा था 35 करोड़ का। समझ में आया? तो कंपनी को इंटरेस्ट की वजह से टैक्स में छूट मिल जाती है। मैं आपको और तरीके से, सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो डेप्रिसिएशन लगाने का एक फायदा क्या होता है कि कंपनी को डेप्रिसिएशन लगाने से टैक्स में रिबेट मिलती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, टैक्स में छूट मिलती है। इसी तरीके से इंटरेस्ट के केस में भी क्या मिलती है? टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, डिविडेंड के केस में टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। अगर आपने डिविडेंड पीएनएल में डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मतलब ये मान लो, तो कंपनी को हमेशा उस डिविडेंड को कहां डालना चाहिए? इक्विटी में से डायरेक्ट लेस करना चाहिए। कभी भी कंपनी पीएनएल के अंदर डिविडेंड नहीं दिखाती है। समझ में आया क्या? तो आपको अब ये सेकंड पॉइंट पूरा ध्यान से समझ में आना चाहिए। इसको कंसोलिडेट करो दिमाग के अंदर। मैंने आपको इसमें 2 बातें बताई थी। 2 बातें क्या थी? पहली बात तो सबसे पहले मेन ये थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, आप ये ध्यान रखो, माउंट एवरेस्ट की तरह हाई होती है। और शेयर होल्डर मतलब इक्विटी, ठीक है। और वो क्यों होती है हाई? उसके पीछे रीजन क्या है?
क्योंकि इक्विटी जो बेचारे हैं वो सारा रिस्क खुद बियर करते हैं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो इन्वेस्टर है वो रिस्क खुद बियर करता है, क्योंकि अगर कल को लिक्विडेशन हो गया तो फिर इसको पता नहीं कुछ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है, और डिविडेंड भी पता नहीं इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये हमेशा रिस्क ज्यादा लेता है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाती है। जो पर्सन रिस्क ज्यादा लेता है उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, सिंपल बात यह है। और दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होता है उस पर हमेशा एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो बिफोर टैक्स है उसको अगर अपन 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये बात समझ में आएगी आपको ढंग से? 2 पॉइंट अपन ने समझे यहाँ पे। तो बताओ पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्ट में बहुत बहुत ज्यादा रिस्क होती है। अगर कंपनी लोन लेती रहे और अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चलता तो फिर कंपनी को जो है इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत होती है, और फिर कंपनी जो है इन लोगों की तरह, जो ये पर्सन्स हैं, जैसे आपको पता है ये लोग भाग गए, वैसा ही ऐसा हो सकता है कुछ। और दूसरी बात क्या थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज्यादा होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? 2 रीजन है। एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है शेयर होल्डर्स की, और दूसरी बात जो डिवेंचर होल्डर्स होता है उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्योंकि डिवेंचर्स में टैक्स बेनिफिट मिलता है तो उसकी इसलिए डिवेंचर की कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो अपन ने देखा डिवेंचर की कॉस्ट कम क्यों होती है और इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है। अब मैंने लेकिन आपको टोटल 3 पॉइंट बताए थे। मैंने आपको बोला एक तो रिस्क, एक बोला कॉस्ट, एक बोला कंट्रोल। तो रिस्क और कॉस्ट को अपन ने समझ लिया है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किस पे? कंट्रोल पे। कंट्रोल अपन देखते हैं क्या होता है। आपको पता है स्टूडेंट, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है और जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस और होता है। शेयर में वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं होते। मतलब शेयर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार होता है, डिबेंचर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जैसे आपने पहले देखा होगा 1950s के टाइम पे, 40s के टाइम पे क्या होता था, जो वर्ल्ड था वो बड़ा अनइक्वल था। उसमें पहले वुमेन्स को, स्लेव को, है ना, और कुछ पर्टिकुलर जो लोग थे लाइक ब्लैक्स वगैरह, उनको वोट देने का राइट नहीं होता था। उनको सेकंड कैटेगरी ऑफ सिटीजन माना जाता था। बट आज ऐसा नहीं है किसी भी कंट्री में मेनली, ठीक है, सबको वोट देने का बराबर अधिकार है। लेकिन आज डिबेंचर्स को वोट देने का राइट नहीं है, ठीक है ना, कंपनी के अंदर, और शेयर होल्डर्स को ही वोट देने का राइट होता है। क्यों? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है, और ओनर ही कंपनी के जो है मेजर डिसीजंस लेता है। तो डिसीजन जो लेगा उसी को ही वोटिंग राइट दिए जाएंगे, ठीक है। इस पर्सन, ये जो डिबेंचर होल्डर होता है, इसको कोई ओनरशिप राइट नहीं मिलता। इसको केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है, ब्याज से मतलब होता है। इसको इंटरेस्ट मिलता रहे, इसको प्रिंसिपल मिलता रहे, ठीक है, और कुछ इसको कोई मतलब नहीं है कंपनी कितना कमा रही है, कितना कम कमा रही है। ये हमेशा इंटरेस्ट अपना मांगता रहेगा फिक्स रेट से। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी का नाम है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस आपको पता है इंडिया की कंपनी है। रिलायंस ने ऑलरेडी 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, ठीक है। अब रिलायंस क्या करती है, रिलायंस को और कैपिटल की जरूरत पड़ती है और पैसे की जरूरत पड़ती है। तो रिलायंस अब 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स और इशू करना चाहती है। 5 लाख शेयर मान लो, 2 लाख मान लो, 50,000 मान लो, जो मानना है मान लो, कोई फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, ठीक है, और ये कंपनी जो है प्रपोज है कि नए शेयर और इशू करना चाहती है। ये जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं ये ऐसे ऐसे लोगों के पास है, मान लो इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, लाखों शेयर होल्डर्स हैं, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। अब ये जो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर और इशू करना चाहती है, बताओ इनसे क्या पुराने वाले शेयर होल्डर्स को दिक्कत होगी नहीं होगी? मतलब कहने का ये है कि जो 5 लाख शेयर्स अगर कंपनी इशू करना चाहती है तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं इनको कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस बात से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? दिक्कत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आप देखिए, मान लीजिए कंपनी ना 10 लाख अर्न कर रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है टोटल कितना है? 10 लाख, और कंपनी के अभी शेयर्स कितने थे? 1 लाख, ठीक है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है? इसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर शॉर्ट में, 10 पर शेयर हो गया, ठीक है। भाई कंपनी 10 लाख कमा रही है, $10 लाख कमा रही है मान लो, और कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, तो कंपनी पर शेयर कितना अर्न कर रही है? $10 पर शेयर।
ठीक है। लेकिन अगर कंपनी 5 लाख शेयर और इशू कर देगी तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 6 लाख। ठीक है। और मान लो अभी अर्निंग 10 लाख है, चलो थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी, लेकिन अगर जब इस अर्निंग में और जब नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड होगा तो पता है ये अर्निंग पर शेयर जो है 10 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी? 10 से कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं इसका। मान लो ये एक फैमिली है, फैमिली के अंदर टोटल 4 मेंबर है। ठीक है। अब फैमिली के अंदर जो अर्निंग होती है वो टोटल होती है मान लो 50,000 रुपए या 1 लाख मान लो। ठीक है। और टोटल 4 मेंबर्स जो हैं, एक तरीके से पर मेंबर कितने जो है हिस्से में आता होगा? 25,000 आता होगा। ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फैमिली के अंदर एक और सदस्य ऐड हो गया, एक और मेंबर ऐड हो गया, और अर्निंग तो है 1 लाख, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर क्योंकि हो गए 5, तो जो पर मेंबर के हिस्से में आ रहा था अमाउंट 25,000 वो गिर के कितना हो गया? 20,000 हो गया उससे। तो इससे बताओ जो पुराने 4 मेंबर थे इनको कोई दिक्कत होगी नहीं होगी? भाई इस ये पहले 25,000 ले रहे थे, लेकिन अब उसकी जगह 20,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे 25 की जगह। तो इनसे इन एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दिक्कत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये इशू बहुत बड़ा है। तो इसे बोलते हैं कि अर्निंग पर शेयर का क्या होना? कम होना। या टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं अर्निंग पर शेयर क्या हो रही है? डाइल्यूट हो रही है। ठीक है। दूसरी बात, ना केवल अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होती है बल्कि वोटिंग राइट्स भी शिफ्ट हो जाते हैं, वोटिंग राइट्स भी डाइल्यूट हो जाते हैं। भाई पहले एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर थे, डिसीजन केवल 4 जने लेते थे, लेकिन अब एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर हो गए, तो डिसीजन के अंदर कितने मेंबर सब शामिल होंगे? 5। तो इनसे इन 4 मेंबर जो हैं, जो पुराने मेंबर्स हैं, हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। ठीक है। समझ रहे हो बात? ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो कंपनी। एक कंपनी जिसके अंदर ऑलरेडी 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ये मिलकर डिसीजन लेते थे। अब कंपनी 5 लाख शेयर होल्डर शेयर और इशू करने जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 6 लाख हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि 6 लाख शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे, सबके पास वोटिंग राइट होगा, और इससे इन लोगों की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, इनको ऐसा लगेगा। तो इसे बोलते हैं क्या? कंपनी का कंट्रोल क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। तो ये इस केस में क्या है, कंपनी के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, ये बोलेंगे भैया नए शेयर मत इशू करो। समझ में आया? तो शेयर इशू करने से क्या होता है? कंट्रोल डाइल्यूट होता है। आपको ये समझ में आनी चाहिए बात। और अर्निंग पर शेयर भी क्या होती है? डाइल्यूट होती है। डाइल्यूट मतलब गिरना। ठीक है। तो कंट्रोल कंट्रोल फैल जाता है। पहले 4 लोगों के हाथ में फैमिली का कंट्रोल था, 5 लोगों के हाथों में फैमिली का कंट्रोल होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है। इसी तरीके से सोचो डिसीजन लेने में कितनी दिक्कत आएगी। पहले 1 लाख लोग डिसीजन लेते थे, अब 5 लाख लोग और डिसीजन लेंगे तो टोटल 6 लाख हो जाएंगे। 1 लाख लोगों में तो बनती नहीं थी और 5 लाख और आ गए तो और दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? आपको पता होगा ना, एक कंपनी की मीटिंग होती है, वहां पे डिसीजन लिए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके अंदर उसके अंदर शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। अब जिसकी इच्छा है वो आए, जिसकी इच्छा है वो नहीं आए। ठीक है। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हर शेयर होल्डर को नोटिस भेजते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कभी भी उसके अंदर डिबेंचर होल्डर को नहीं बुलाया जाता। ठीक है। डिबेंचर होल्डर को ऐसा नहीं बोलते कि चलो आओ तुम वोटिंग राइट है तुम्हारे पास, आके मीटिंग अटेंड कर लो, एजीएम अटेंड कर लो। तो बताओ क्या समझ में आया आपको थर्ड पॉइंट से, कि कंट्रोल जो होता है वो किस केस में डाइल्यूट हो जाता है? जब कंपनी क्या इशू कर देती है? शेयर्स। लेकिन अगर कंपनी डिबेंचर इशू करे तो शेयर होल्डर को कोई दिक्कत होगी क्या? तब शेयर होल्डर को थोड़ी ना दिक्कत होगी। डिबेंचर में तो वोटिंग राइट होता ही नहीं है। ठीक है। तो कंट्रोल डाइल्यूट होने का खतरा नहीं होता। अब मैं आपसे तीनों पॉइंट का रिवीजन कराता हूं। पहला पॉइंट क्या था? रिस्क। दूसरा पॉइंट क्या था? कॉस्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? कंट्रोल। ठीक है। पहले तो इधर बताओ देख के फटाफट से, रिस्क। रिस्क किस केस में ज्यादा है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने तीनों पॉइंट। डिबेंचर के अंदर ज्यादा है। रिस्क डिबेंचर में क्यों है? क्योंकि कंपनी को, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस हो, कंपनी को हमेशा टाइमली रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा और प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी टाइमली करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये रिस्क किस केस में नहीं होता? इक्विटी के केस में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, क्योंकि इक्विटी को कंपनी को पेमेंट करना जरूरी नहीं होता। कॉस्ट। कॉस्ट किस केस में ज्यादा होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है। उसके पीछे कारण क्या थे? 2। पहला रीजन क्या था? इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। किसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। और इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि अब आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि शेयर होल्डर जो है खुद रिस्क ले रहा है, तो जो पर्सन रिस्क लेता है उसकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होती है?
ज्यादा होती है। और दूसरा पॉइंट क्या था, टैक्स, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट किस केस में मिलता है, डिबेंचर के केस में मिलता है। अब जब डिबेंचर के केस में टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कम होगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर अपने आप ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी बात कंट्रोल। कंट्रोल क्या है कि कंट्रोल डाइल्यूट होता है किस केस में, अगर कंपनी इशू करे इक्विटी। तो अब आप मेरे को वो ओरिजिनल एग्जांपल पे आओ। मैंने आपको कहा था कि कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, तो अब बताओ आप क्या इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे कि इक्विटी इशू करोगे। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। डिबेंचर अगर इशू करें तो डिबेंचर रिस्क के हिसाब से तो खराब है, क्योंकि डिबेंचर में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो डिबेंचर नहीं इशू करने चाहिए, ठीक है। रिस्क के हिसाब से क्या इशू करना चाहिए, इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में कंपनी को कोई रिस्क नहीं है। अगर कल को कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमाती तो शेयर होल्डर्स को देने का कम से कम ये तो है, टेंशन नहीं है कि शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। कंपनी अगर नहीं भी देगी तो भी चल जाएगा। अब जैसे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आ रहा है, ठीक है, तो जो कंपनियां अभी कंपनियां कौन सी खत्म होगी, जिनके पास डेप्ट ज्यादा है, जिसके पास लोन ज्यादा है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनका जो फिक्स इंटरेस्ट है, फिक्स प्रिंसिपल है, वो उनको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन जिसके पास इक्विटी ज्यादा है उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, कम से कम बैंकरप्सी तक तो नहीं पहुंचेंगे वो लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट के हिसाब से कौन सा अच्छा है, कॉस्ट के हिसाब से कंपनी के लिए डिबेंचर अच्छा है। कॉस्ट के हिसाब से कंपनी के लिए क्या अच्छा है, डिबेंचर अच्छा है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कम होती है कंपनी के हिसाब से, है ना, होता है ना ये। और उसके पीछे मैंने आपको बताया क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा, दो रीजंस की वजह से थी। और तीसरी बात, कंट्रोल के हिसाब से कौन सा अच्छा है, कंट्रोल के हिसाब से भी डिबेंचर अच्छा है, क्योंकि अगर कंपनी इक्विटी ज्यादा इशू करती है तो पुराने शेयरहोल्डर्स क्या कर देंगे, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अब जैसे मान लो कंपनी शेयर इशू करती है, तो बताओ कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, और देखो ये पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं सारे के सारे ऐसे प्रोटेस्ट करने आ गए, हमारी मांगे पूरी करो। ये देखो, ये मैंने केवल एक समझने के लिए डाला है ना, ऐसे कुछ होता नहीं है रियल के अंदर, लेकिन ये बस केवल एक समझने के लिए, ताकि आपके माइंड में ये बातें बैठ जाए, है ना, और कुछ इसका पर्पस नहीं है। फिर मैंने आपको बताया शेयर होल्डर्स के पास क्या है, क्योंकि वोटिंग राइट होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, तो फिर ये सारे इश्यूज आते हैं। तो कंट्रोल के केस में क्या अच्छा होता है, कंट्रोल के केस में डिबेंचर ज्यादा अच्छा होता है। तो अब आप बताओ कंपनी को क्या इशू करना चाहिए, शेयर या डिबेंचर। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया अच्छी तरीके से कि भाई सर शेयर जो है, शेयर में देखा जाए तो कॉस्ट ज्यादा है लेकिन रिस्क कम है ना। कंपनी के लिए क्या अच्छी बात है कि रिस्क कम है लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो एक पॉइंट तो शेयर के फेवर में है, एक पॉइंट शेयर के अगेंस्ट में है, और एक और पॉइंट शेयर के अगेंस्ट में है कि कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा अगर शेयर इशू कर दोगे तो ये और दिक्कत है। और डेप्ट के केस में फायदे वाली बात क्या है कि कॉस्ट कम होती है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और कंट्रोल डाइल्यूट होने का कोई खतरा नहीं है, कंट्रोल डाइल्यूट होने का कोई इशू नहीं है। तो आप बताओ क्या इशू करना चाहोगे, डेप्ट इशू करना चाहोगे, इक्विटी इशू करना चाहोगे। तो देखो भाई इसका एक आंसर बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए क्या कॉन्सेप्ट आया है, कॉन्सेप्ट आया है कंपनी शुड हैव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब डेप्ट और इक्विटी का क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी डेप्ट इशू कर दे फुल, और ऐसा भी नहीं कि कंपनी केवल इक्विटी इशू कर दे। क्या होना चाहिए, एक बैलेंस स्टेब्लिश होना चाहिए, दोनों की दोनों जो है एक मिडल पाथ पे चलना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम किसी का भी बुरा होता है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा ना कि जो गौतम बुद्ध थे वो क्या बोलते थे, कि बुद्धिज्म में लिखा है ना कि एक्सट्रीम जो है वो किसी का भी बुरा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे है कि भाई अगर आप डेप्ट इशू कर दो पूरा का पूरा तो दिक्कत है, इक्विटी इशू कर दो पूरा का पूरा तो दिक्कत है। इसलिए क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा सर, ये तो अब बात समझ में आई हमें कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन वो भी कैसे करें, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके पीछे थोड़े से जो है कुछ परतें और खोलता हूं, तो आपके दिमाग में और चीजें समझ में आएगी। देखो जब अपन स्कूल में थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे या ग्रेजुएशन कर रहे थे, ठीक है, तो आप केवल ये देखते थे कि यार चलो शेयर इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री मार दो, और अगर डेप्ट इशू करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंट्री मार दो,
ठीक है। लेकिन अपन पीछे ये नहीं सोचते थे कि यार डिबेंचर क्यों इशू करना चाहिए और शेयर इशू करना चाहिए। लेकिन अब आपको शायद हो सकता है जो 45 मिनट्स का वीडियो आपने देखा, 5 मिनट्स का जो वीडियो देख रहे हैं, शायद उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और गहरे पानी के अंदर लेके जाता हूं कि भाई ये चक्कर क्या है, इसको कैसे, क्या कंपनी सोच के डेप्ट या इक्विटी इशू करती होगी। क्योंकि देखो दोनों से आते तो पैसे ही हैं, चाहे आप डेप्ट इशू कर लो चाहे इक्विटी इशू कर लो, आएंगे तो पैसे और वो इन्वेस्ट करे जा सकते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। लेकिन कंपनी को 3 बातों पे कंसीडर करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या इनके फर्दर जो है और क्या क्या कंसीडरेशन होते हैं। देखो दोस्त, अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, इसका मतलब क्या कि कंपनी को लगता है कि हम फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा अर्न करेंगे, मार्केट के अंदर क्या होगा, तेजी रहेगी, मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया चलेगी, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो रहा है, इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, मजा ही मजा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कंपनी को डेप्ट इशू करना चाहिए कि कंपनी को इक्विटी इशू करना चाहिए। मैं आपको ये सिचुएशन दे दी तो पता है इस केस में क्या इशू करना चाहिए। इस केस में अगर इक्विटी इशू करोगे तो बताओ क्या होगा। इक्विटी इशू करेंगे तो सर ये होगा कि अगर कंपनी ज्यादा अर्न करेगी, फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो जैसे ही कंपनी ज्यादा अर्न करेगी तो क्योंकि इक्विटी जो है आपको पता है ये ओनर्स होते हैं और ओनर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगी। समझ में आया? क्योंकि कंपनी जो है वो फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली है, और जो ओनर्स होती हैं वो कंपनी के अंदर कैपिटल लगा रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, तो उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, है ना, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर आप कंपनी डेप्ट इशू करे इस केस में, ठीक है, और कंपनी को पता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है और डेप्ट इशू करे, तो पता है इससे क्या होगा कि कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन डेप्ट में क्या था, कॉस्ट आ रही थी कम और रिस्क तो था ज्यादा, लेकिन रिस्क अभी इस केस में होगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी को पता है कि फ्यूचर में अगर अच्छा अर्न करेंगे तो हमें प्रॉफिट है हमेशा, तो हम कोई इंस्टॉलमेंट जो है ऐसा होगा ही नहीं कि कभी डिफॉल्ट करें पे करने में। अरे भाई आपकी जब सैलरी अच्छी है तो आपको ईएमआई देने में कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, तो ही तो अपन उसी की वजह से तो ईएमआई करते हैं, अपन ऑप्शन लेते हैं कि भाई अपन को कार लेनी है, घर लेना है, या फिर बिजनेस के अंदर जो पैसा लेना है वो, या पढ़ने के लिए लेना है, क्योंकि अपन को पता है कि फ्यूचर अपना ठीक है तो पैसे कमा लेंगे आराम से, दे देंगे, अभी तो अपन लेते हैं जो प्रोडक्ट अपन को लेना है। तो इसीलिए बिल्कुल ठीक इसी वजह से क्या होता है, जब कंपनी का फ्यूचर अच्छा होता है तो कंपनी को क्या क्या इशू करना चाहिए, डेप्ट। तो डेप्ट इशू करने से क्या होगा, कंपनी जितना लोन लेगी उनको एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है ना, और इनकी कॉस्ट कम होती है, और ये डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के प्रॉफिट्स पे बुरी नजर नहीं मार सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई आप तो इतना कमा रहे हो और हमें इतना से दे रहे हो, तो जो कंपनी है वो सिंपल ये कहेगी कि भैया आपको तो केवल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की बात हुई थी, तो वो लो और निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, ठीक है। लेकिन इक्विटी शोल्डर्स जो हैं, ओनर्स होते हैं, इनको ऐसी बातें नहीं बोल सकते, इनके पास तो वोटिंग राइट भी होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर अगर ब्राइट है तो कंपनी के मार्केट की वैल्यू, मतलब मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी, इकोनॉमी वगैरह सब बढ़िया है, तो कंपनी को क्या इशू करना चाहिए, डेप्ट। जैसे अब मान लो, अब आप इसका उल्टा एग्जांपल लो, कंपनी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर बिल्कुल रिसेशन वाला है, ठीक है, कोविड-19 आप ये देख ही रहे हो समय, ठीक है, लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो डाउन जाएगी, ग्रोथ रेट आपको पता है वर्ल्ड की 1% से भी कम हो चुकी, कई कंट्रीज की तो नेगेटिव जाएगी ग्रोथ रेट, अब की बार इंडिया की भी 1% बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला टाइम है। अब इस टाइम में डेप्ट लेना चाहिए क्या कंपनी को? अरे भाई जब आपको पता है कि आप अभी फ्यूचर में आपके 3-4 महीने आपके पास कुछ इनकम आएगी ही नहीं, तो आप क्या ईएमआई वाला ऑप्शन लोगे क्या? कोई आपको ईएमआई लेके फंसना है क्या? नहीं लोगे ना बिल्कुल भी। तो आप अपने खुद की जो फंड्स होते हैं उसको काम में लोगे, है ना, या किसी ऐसे पर्सन से लोगे जो आपसे वापस रीपेमेंट नहीं मांगेगा फटाफट से। तो बताओ अगर कंपनी रिसेशन में है, लॉसेस में है, इकोनॉमी में है, और उसको लगता है फ्यूचर में ये सब चीजें होने वाली है, तो वो अगर कुछ पैसा रेज भी करती है, पहली बात तो पैसा रेज करेगी कम ही, लेकिन अगर रेज भी करेगी तो वो किस में से रेज करना चाहेगी? इक्विटी से रेज करना चाहेगी, ना कि डेप्ट से, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कंपनी की थिंकिंग क्या होती है।
ठीक है, कंपनी सोचती है जब फ्यूचर बहुत अच्छा है तो फिर क्या कहाँ जाना चाहिए, डेप्ट में। लेकिन अगर कंपनी को लगता है फ्यूचर बहुत खराब होगा तो कहाँ जाना चाहिए, इक्विटी में। जैसे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, तो कंपनी शुड गो फॉर डेप्ट। ये आपको पता है शेयर मार्केट में से क्या बोलते हैं, बुल। बुल किसका साइन होता है, तेजी का। मतलब मार्केट में क्या है, जो है वो हाई रहेगा मार्केट, ठीक है, ऊपर जाएगा मार्केट, तो उसे बोलते हैं। तो उस केस में कंपनी को क्या लेना चाहिए, डेप्ट। तो अगर कंपनी, इस केस में क्या होगा, डेप्ट लेगी तो कंपनी को पता है मुझे ज्यादा अर्न करना है, कंपनी अच्छा अर्न करेगी। लेकिन देखो कंपनी की अर्निंग ज्यादा है लेकिन पे करते समय देखो कितना कम दे रही है ना, या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो कंपनी इस तरीके से बहुत बढ़िया कमा लेगी, बहुत बढ़िया बचा लेगी। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि जो फ्यूचर है ब्राइट है और कंपनी ने लेकिन उल्टा कर दिया, कंपनी ने इक्विटी इशू कर दी, तो क्या होगा, कंपनी कमाएगी तो ज्यादा, लेकिन शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, वी वांट मोर। ठीक है, समझ में, शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, वी वांट मोर। लेकिन कंपनी को लगता है कि जो फ्यूचर है वो लॉस में जाने वाला है, लेकिन फिर भी कंपनी ने क्या किया, डेप्ट ज्यादा ले लिया। तो आपको पता है ये अनिल अंबानी है, इनके ऊपर अभी 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है, मतलब 1 ट्रिलियन रुपीस का। 1 ट्रिलियन मतलब कितना होता है, 1 लाख करोड़। इंडिया की जीडीपी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, या 3 ट्रिलियन डॉलर से अराउंड। तो ये 1 लाख करोड़ तो इन्हीं के ऊपर ही लोन चल रहा है, बताओ अभी। ऐसे ही आप ये देखो, ILFS, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी है, इसके ऊपर 90,000 करोड़ के आसपास का, 90,000 करोड़ के आसपास का लोन है। लेकिन इसकी असेट ज्यादा है, 1,10,000 करोड़ की, लेकिन असेट से रिकवरी नहीं हो पा रही, क्योंकि इसने जो जिस असेट में पैसा लगा रखा है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज होती है उनका गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। मतलब कि इस कंपनी के साथ, ILFS के साथ क्या हुआ कि इसके पास असेट तो 1,10,000 करोड़ की है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है इंडिया का अगर आपको पता हो तो। लेकिन इसके पास जो लोन है वो 90,000 करोड़ के हैं, ठीक है। लेकिन अब पता है इसने गलती क्या करी, इसने गलती ये करी है कि इसने जो लोन लिए ना वो ले लिए शॉर्ट टर्म, कमर्शियल पेपर कहते हैं इनको, CP मेनली। और जो इसने असेट में पैसा लगा रखा है वो लॉन्ग टर्म है। मतलब ये जो असेट है ये लॉन्ग टर्म असेट्स है, मतलब इनसे बहुत टाइम बाद रिकवरी चालू होगी, अर्निंग चालू होगी। जैसे हाईवे बना रखा है, हाईवे बनाने के लिए पैसा लगा दिया, बड़े बड़े डैम्स, ब्रिजेस वगैरह, इन सब में पैसा लगा दिया। अब हाईवे बनने में लगता ही 5-10 साल, 15-20 साल है। कोई स्टे विस्टे हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी, एनवायरमेंट का क्लियरेंस वगैरह, ये सब चीजें। लेकिन इसके पास लोन कितना है, 90,000 करोड़, और वो लोन था शॉर्ट टर्म लोन। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के जो लोन्स थे वो फटाफट ड्यू होने लग गए, कंपनी रिपे नहीं कर पाई, कंपनी के यहाँ पे क्राइसिस आ गया। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बचा लिया इसको, वरना तो ये गड़बड़ हो जाता पूरा का पूरा। इसको लेमन ब्रदर्स से भी बड़ा क्राइसिस बता रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर इसमें ऑडिटर्स वगैरह बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे करेंगे आगे, ठीक है। तो आपको देखो, अगर मतलब कंपनी ने, सिंपल सी बात क्या है कि कंपनी के लॉसेस हैं फ्यूचर के अंदर और कंपनी ने लोन ज्यादा ले लिया, या अर्निंग कम है और कंपनी ने लोन ज्यादा ले लिया, तो आप इन लोगों को ध्यान रख लो, या विजय माल्या को ध्यान रखो, नीरव मोदी, ऐसे लोग। लेमन ब्रदर्स के साथ क्या हुआ था, 2008 के अंदर कोलैप्स कर गया था ये US का बैंक था बहुत बड़ा, ठीक है। अपन इसके बारे में समझेंगे, इसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, इसको सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ, अगर कंपनी के पास जो है अर्निंग कम है और डेप्ट ज्यादा है तो ऐसी कंपनी क्या हो जाएगी, ऐसी कंपनी फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है। मतलब कंपनी के असेट्स तो है कम और लाइबिलिटी है ज्यादा, लाइबिलिटी ज्यादा और असेट कम, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। और बैंकरप्सी क्या होती है, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी के बाद की स्टेज होती है, जब कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि भाई आप बैंकरप्ट हो, जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे तो उसे बोलते हैं बैंकरप्सी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, मतलब बैंकरप्सी एक लीगल टर्म के लिए यूज करा जाता है, और इंसॉल्वेंसी सिंपल ये है कि आपकी एसेट जो है कम हो गई और लाइबिलिटी है जो इंक्रीज हो गई। तो समझ में आया आपको। तो मैं क्या बता रहा था आपको, बताओ कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की अपन और डीप में बात डिस्कस कर रहे थे क्या, कि
कब कंपनी को, मतलब कब कंपनी को डेप्ट इशू करना चाहिए और कब कंपनी को इक्विटी इशू करना चाहिए, वो अपन ने समझ लिया कि भाई तीन बातों का खेल है पूरा का पूरा, रिस्क, कॉस्ट और कंट्रोल। लेकिन कंपनी को फिर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से करना चाहिए, देख के कि अगर कंपनी को लगता है जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, फ्यूचर में ग्रोथ बढ़िया है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट इशू करेगी। तो डेप्ट इशू करेगी तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होगा नहीं, कि भाई ऐसा नहीं होगा कि कंपनी कोई डिफॉल्ट करेगी। तो फिर कंपनी जो है थोड़ा सा उनको फिक्स रीपेमेंट करके, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम होती है तो कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेगी, ठीक है ना, बचा ज़्यादा लेगी, है ना। और इक्विटी कब इशू करनी चाहिए, जब कंपनी को लगता है कि जो फ्यूचर है वो थोड़ा गड्ढे में जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ये सब केवल कंपनी की थिंकिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर होल्डर क्या सोचता है या इन्वेस्टर क्या सोचता है। तो आपने पहले सॉल्वेंसी का मतलब समझ में आ गया। सॉल्वेंसी मतलब कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस टाइम पे कर रही है नहीं कर रही है, तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंसी। और ये ध्यान रखना, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी में डिफरेंस होता है। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सॉल्वेंसी कब होती है, जब असेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ऐसी कंपनी सॉरी ऐसी कंपनी जिसमें डेप्ट ज्यादा होते हैं ना, तो उसे ऐसी कंपनी को बोलते हैं लीवर्ड कंपनी, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसमें डेप्ट ज्यादा होते हैं, मतलब लोन्स ज्यादा होते हैं, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं अपन, लीवर्ड कंपनी। सुना होगा आपने ये, ठीक है। लीवर्ड कंपनी या ऐसी कंपनी के अंदर लीवरेज ज्यादा है, ये टर्म याद रखना है आपको, कि जिस कंपनी में डेप्ट ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं लीवर्ड कंपनी, और जिस कंपनी में इक्विटी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अनलीवर्ड कंपनी, ठीक है। तो अगर कंपनी सॉल्वेंट हो गई तो क्या, इंसॉल्वेंट हो गई तो क्या होगा बताओ। ये जैसे ये केस था, ये लोग इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब इस पर्सन के ऊपर, अनिल अंबानी के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा है करीबन करीबन, ठीक है। तो ये नहीं रीपे कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक समस्या खड़ी होगी जिसे क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। देखो मेरा 2 पर्पस है आपके पढ़ाने के पीछे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि आप एग्जाम क्लियर करो, ठीक है, वो तो है ही। दूसरा पर्पज ये है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से पढ़ो कि आप इंडस्ट्री में उसको अप्लाई कर पाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप केवल थियोरिटिकल पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट बहुत ज्यादा थियोरिटिकल पढ़ लेता है और फिर होलिस्टिक व्यू जो होता है उसका नहीं ले पाता। लेकिन मेरा पर्पज ये रहता है कि अपन होलिस्टिक व्यू लें, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से लिंक करें, कहाँ कहाँ से वो चीजें लिंक हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें मैं करता हूं कि भाई दूसरी चीजों से भी लिंक करी जाए। बुक की तो चीजें समझानी है, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, अपन को बुक तो जो है पढ़ना ही है, लेकिन उसको दूसरी चीजों से भी अपन कैसे लिंक करें, ठीक है, वो बहुत बढ़िया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इंडस्ट्री में तो काम यही आएगा ना, एग्जाम तो क्लियर करना ही है। तो अब आप सोचो अगर कोई कंपनी है, जैसे अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी बैंकों का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, तो बैंक ने इसको लोन दिया था, तो बताओ ये क्या होगा, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बैंकों की बैलेंस शीट देखी होगी, तो बैंकों की बैलेंस शीट में क्या होता है, मान लो ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। बैंकों की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है, बैंकों की सबसे बड़ी एसेट होती है बैंकों ने जो लोन दिए हैं, ठीक है। बैंक जो लोन देता है वो बैंकों की सबसे बड़ी एसेट है। बैंकों की लायबिलिटी क्या है, एक तो कैपिटल, इक्विटी वगैरह जो इशू करा होगा। दूसरी बात, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लोन्स गिवन लिख देता हूँ, है ना, जिससे आप समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और बैंकों की लायबिलिटी क्या है, दूसरी डिपॉजिट्स। भाई अपन जो बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी, वो सब क्या होता है, बैंकों की लायबिलिटी होती है। अपने लिए एसेट होती है, लेकिन बैंकों की तो लायबिलिटी होती है ना। अब आप सोचो बैंकों की जो एसेट है वो क्या है, लोन्स जो बैंकों ने दिए। अब ये जो अनिल अंबानी को जो लोन दिया था, ठीक है, ये बैंक की बहुत बड़ी एसेट थी, 1 लाख करोड़ की एसेट थी। अब ये एसेट खत्म हो जाएगी, ठीक है, अनिल अंबानी नहीं रीपे कर पा रहा, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले इंटरनल मतलब कैपिटल खत्म हो जाएगी कंपनी बैंक की, कि बैंक की जो कैपिटल है, ठीक है, आपको पता है सबसे पहले जो रीपेमेंट करना होता है बाहर वालों को करना होता है, तो सबसे पहले नुकसान जो होता है वो खुद का होता है, इंटरनल नुकसान होता है। तो सबसे पहले किसको नुकसान होगा, बैंकों की कैपिटल को। फिर दूसरा नंबर किसका आएगा, डिपॉजिटर्स का। यही हुआ था आईएलएफएस के केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के केस में, सॉरी लेमन ब्रदर्स के केस में। क्या हुआ था कि लेमन ब्रदर्स जो है वो उसके बहुत सारे लोन रिकवर नहीं हो पाए, लोन रिकवर नहीं हो पाए तो ये जो असेट्स है उसकी खराब हो गई।
2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस बता रहा हूँ मैं आपको। तो उससे क्या हुआ, सबसे पहले कैपिटल बैंक की खत्म हुई, ठीक है, फिर डिपॉजिटर का पैसा खत्म हुआ। अब आप सोचो, लेमन ब्रदर्स यूएस का बहुत बड़ा बैंक था, जब वो इतना बड़ा बैंक डूबा तो इसमें लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने डिपॉजिट्स लगा रखे थे, कोई सेविंग अकाउंट होगा, किसी का करंट अकाउंट होगा। अब वो सब बैंकों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन उनका पैसा मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि एक बड़े पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोन्स जो थे वो छोटे छोटे सारे के सारे डिफॉल्ट कर गए। तो डिपॉजिटर्स का जब पैसा डूबेगा तो फिर सोचो कितना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पूरी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, तो इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब एक, जैसे एक गिरा तो दूसरा फिर ऐसे गिरता गिरता चला जाएगा, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब जैसे ना मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी गेम खेलती है कि डेप्ट कब इशू करती है, जब कंपनी को लगता है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी को लगता है कि कंपनी ज्यादा अर्न करेगी, ज्यादा अर्न करेगी तो डेप्ट इशू कर लेते हैं। डेप्ट इशू करेंगे तो इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, तो बढ़िया रहेगा। और कंपनी इक्विटी कब इशू करेगी, इक्विटी जब इशू करेगी जब कंपनी को लगता है जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा खराब है, तो फिर कंपनी क्या है, कहाँ जाएगी, इक्विटी में। क्योंकि अगर कंपनी डिफॉल्ट भी कर गई इक्विटी के केस में, पहली बात तो कोई प्रीपेमेंट फिक्स होता ही नहीं है, तो फिर डिफॉल्ट की कोई सवाल होता ही नहीं है, तो दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टर है ना वो बहुत स्मार्ट होता है, जैसे वॉरेन बफेट है, ठीक है। स्मार्ट कैसे हैं ये क्या बोलते हैं, मैं जब मार्केट फॉल करेगा तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहूंगा, डेप्ट में। और जब मार्केट राइज करेगा, ठीक है, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहूंगा, इक्विटी में। बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर जब मार्केट फ्यूचर में राइज करेगा, ठीक है, इनको लगता है कि मार्केट राइज करेगा, कोई भी इन्वेस्टर है किसी को लगता है कि मार्केट राइज करेगा, तो आप मुझे बताओ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना चाहोगे, वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना चाहोगे? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे या वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे? कहने का मतलब ये है कि ये मैं हूं मान लो, ठीक है, या ये आप हो, या आप हो, आपके सामने इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शन है। या तो आप किसी फिक्स रेट में पैसा लगा सकते हो, तो आप मान लो बैंक की एफडी खरीद लो, ठीक है, या किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लो, और आपको फिक्स जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% मिलने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए यही मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे मार्केट ग्रो करे या नहीं करे। और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, और शेयर पे रिटर्न कैसे मिलेगा डिपेंड करेगा कंपनी कितना कमाएगी, और कंपनी कितना कमाएगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब मान लो जो है फ्यूचर बहुत अच्छा है, और लगता है कि जो मार्केट है वो बहुत अच्छा रहेगा और कंपनी बहुत बढ़िया कमाने वाली है, तो शेयर्स पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। शेयर पे हो सकता है 20% भी रिटर्न मिल जाए, 25 भी मिल जाए, मतलब 8 से तो ज्यादा ही मिलेगा। तो आप मुझे बताओ जरा, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है तो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, शेयर में या डिबेंचर में? बताओ, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे शेयर में। समझ में आएगा? आप इन्वेस्ट करना चाहोगे शेयर में, आप फिर डिबेंचर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर बहुत खराब है, जैसे कोविड-19 का केस है, ठीक है, अब आप इस केस में किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। इस केस में आप बैंक में लगा दोगे जहां पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लोगे क्योंकि आपको पता है कि यार मार्केट बहुत खराब आने वाला है, तो मैं 8% तो मिनिमम मेरा मिल जाए, इतना तो मैं सिक्योर कर लूं। समझ में आया क्या? तो इस केस में मैं किधर इन्वेस्ट करूंगा, डेप्ट के केस में, डेप्ट के अंदर। मतलब देखो, इन्वेस्टर, कंपनी भी स्मार्ट है तो इन्वेस्टर भी स्मार्ट है, और दोनों के बीच में क्या है, ये चलता रहता है, ये टग ऑफ वार चलती रहती है ना, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी स्लाइड्स बताई आज, ठीक है, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा था, ठीक है, 1 घंटे से भी ज्यादा लग गया, तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट्स आप इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसको ऐसे ही छोड़ूं, खत्म करूं ऐसे ही, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से इसको रिवाइज करा देता हूँ, और फिर अपन इस क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या बताया उसको आप रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड अभी रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको शुरुआत करी थी कहाँ से, कि कंपनी जो होती है उसको 3 डिसीजन लेने होते हैं, एक तो इन्वेस्टिंग डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक तीसरा डिविडेंड डिसीजन। मतलब कंपनी जो है वो लोन लेती है या फाइनेंस लेती है और
किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और जो भी रिटर्न आता है उससे डिविडेंड वगैरह बांटती है। तो अपन फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहे थे। फाइनेंसिंग में बात चल रही थी कि डेब्ट इशू करे कि इक्विटी इशू करे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि डेब्ट जो है उसमें रिस्क ज्यादा होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कंपनी नहीं रीपे कर पाई या कंपनी नहीं अर्न करी तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। लेकिन इक्विटी के केस में क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। उसके पीछे दो रीजन थे, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर होता है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो बेचारा रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। थर्ड पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, अगर शेयर कंपनी इशू करती है तो कंट्रोल डाइल्यूट होता है, क्योंकि शेयर पे क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। ठीक है, तो फिर क्या इशू करना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था इसका आंसर, कि कंपनी को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कुछ बातें अपन ने कंसीडर करी थी कि अगर कंपनी को लगता है उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ठीक है, तो कंपनी को किस केस में जाना चाहिए, कंपनी को किस केस में जाना चाहिए, कंपनी को डेब्ट के केस में जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी फिर उस केस में फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करेगी और फिर पीछे हट जाएगी। फिर कंपनी बोलेगी कि भैया फिक्स पेमेंट था आपका तो, ठीक है, और फिर कंपनी अच्छा खुद कमा लेगी। बढ़िया कमाएगी, नहीं कमाएगी, बढ़िया तरीके से कमाएगी, क्योंकि जो है एक छोटा सा अमाउंट देके फिर वो हट जाएगी सामने से। लेकिन अगर कंपनी जो है, मतलब इस केस में देखो, जैसे मतलब पहले वाला केस था, सो द कंपनी अर्न मोर एंड पेइंग फिक्स रेट ऑफ डेप्ट, फिक्स इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। लेकिन अगर लगता है कंपनी का कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, कंपनी अच्छा कमाएगी और शेयरहोल्डर्स भी क्या बोलेंगे, हमें और दो। अगर लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी कम अर्न करती है और बहुत ज्यादा डेप्ट है, तो फिर इन लोगों को आप याद रखो। ठीक है, आप अभी कोविड-19 की सिचुएशन याद रखो। इस केस में क्या हो रहा है, अभी अर्निंग्स कम है, डेप्ट बहुत ज्यादा है कई कंपनीज में, तो वो सब जाने वाली है। अभी देखते रहना आप, कितने सारे लोग जो हैं साफ होंगे। अभी आपने देखा होगा इंडिया के अंदर एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने अपने 6 म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया फटाफट से। ठीक है, तो अभी ये जो मार्केट है वो काफी खराब होने वाला है फिलहाल, 1-1.5 साल तो इस तरीके से कम इतना ही रहेगा। तो कंपनी ऐसी क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी। फिर अपन ने सॉल्वेंसी के बारे में बात करी, सॉल्वेंसी एक लॉन्ग टर्म पोजीशन होती है। और फिर इससे और क्या दिक्कत होती है, जो बैंक है उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएंगे, मतलब बैड डेप्ट बढ़ जाएंगे, और फिर इसका बहुत सारे डोमिनो इफेक्ट होगा, क्योंकि बैंकों में जो पैसा जमा करा रखा है वो किसने जमा करा रखा है, डिपॉजिटर्स ने। डिपॉजिटर का पैसा डूबेगा। जैसे आप मानो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा जमा कराया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या को पैसा दिया था, विजय माल्या से पैसा नहीं आया, इसलिए आपने जो डिपॉजिट करा रखे थे पैसे वो भी आपके चले गए, डूब गए सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। तो आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लाखों करोड़ों, जिन्होंने इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करा रखा होगा। तो अगर एक बैंक डूबता है तो बहुत सारी दिक्कतें चालू हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट होता है। इन्वेस्टर क्या बोलता है कि मैं, अगर मार्केट जो है डिक्रीज कर रहा है फ्यूचर में, तो मैं डेप्ट में इन्वेस्ट करूंगा, और अगर मार्केट जो है इक्विटी, मतलब मार्केट जो है बढ़ेगा, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो अपन अगली क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे लीवरेज रेशोज के बारे में। अब आप लीवरेज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अगर आप ये क्लास 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।